नमस्कार दोस्तों, विधि ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अध्याय 13 पुलिस को सूचना और सूचना की जांच की प्रक्रिया के बारे में धारा 173 से धारा 196 के मुख्य बातों को समझने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा सुनना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। आइए शुरुआत करते हैं। धारा 173 संज्ञेय मामलों में इतला। धारा 173 कहता है, संज्ञेय अपराध किए जाने से संबंधित प्रत्येक सूचना मौखिक, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पुलिस थाने में किया जा सकता है। मौखिक सूचना मिलने पर पुलिस पदाधिकारी लिखकर सूचना देने वाले को पढ़कर सुनाएगा तथा हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान करवा लेगा। लिखित सूचना पर भी हस्ताक्षर करवाएगा, और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना मिलने पर सूचना देने वाले को 3 दिन के भीतर थाने में पहुंचकर अपनी सूचना पर हस्ताक्षर करना होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत महिलाओं के साथ होने वाले अपराध जैसे छेड़छाड़, दुष्कर्म के मामले में महिला पुलिस के द्वारा सूचना दर्ज किया जाएगा। परंतु यदि महिला मानसिक या शारीरिक रूप से कमजोर है तब महिला पुलिस पदाधिकारी निवास स्थान पर जाकर सूचना दर्ज करेगी। ऐसे मामले की वीडियोग्राफी किया जाएगा तथा पुलिस अधिकारी धारा 183 के उपधारा 6 के खंड क के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा उस व्यक्ति का कथन यथाशीघ्र दर्ज करवाएगी। धारा 173 के तहत सूचना देने वाले को सूचना की कॉपी निःशुल्क दिया जाएगा। आगे है संज्ञेय अपराध की सूचना, जिसमें 3 से 7 वर्ष तक का दंडित होने लायक है। तब पुलिस थाने का पदाधिकारी 14 दिनों के अंदर जांच पड़ताल करने के बाद प्रथम दृष्टया अपराध करने का सबूत मिलता है तब एफआईआर दर्ज करके आगे की कार्रवाई करेगा। अन्यथा प्रथम दृष्टया अपराध करने का सबूत नहीं मिलता है तो कारणों को दर्ज करेगा, लिखवत करेगा। इसके बाद इसमें कहा गया है कि पीड़ित व्यक्ति का मामला थाने में नहीं सुना जाता है, तब पीड़ित व्यक्ति पत्र के माध्यम से एसपी को सूचना भेज सकता है। एसपी पत्र की जांच स्वयं या अपने अधीनस्थ पुलिस पदाधिकारी से करवा सकते हैं। इसके बावजूद भी सूचना दर्ज नहीं होता है तो पीड़ित व्यक्ति मजिस्ट्रेट के पास जा सकता है। इसके बाद आता है धारा 174 असंज्ञेय मामलों के बारे में इतला और ऐसे मामलों का अन्वेषण। पिछले धारा में संज्ञेय मामले की सूचना कैसे दर्ज की जाएगी आपने समझा। आइए समझते हैं संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध किसे कहते हैं। तो ऐसा अपराध जो पुलिस बिना वारंट के अभियुक्त को गिरफ्तार करे उसे संज्ञेय अपराध कहते हैं। ऐसा अपराध जो बिना मजिस्ट्रेट के आदेश दिए मामले की जांच या गिरफ्तार नहीं किया जा सकता उसे असंज्ञेय अपराध कहते हैं। साधारण शब्दों में कहना है कि ऐसा अपराध जो संगीन है उसे संज्ञेय अपराध कहते हैं, और जो अपराध संगीन नहीं है उसे असंज्ञेय अपराध कहते हैं। तो धारा 174 कहता है कि जब पुलिस थाने को असंज्ञेय अपराध की सूचना मिलती है तब थाने में रखी रजिस्टर में मामले की मुख्य बातों को लिख लिया जाएगा तथा सूचना देने वाले को व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाएगा, ताकि मजिस्ट्रेट सूचना पर विचार करके जो आदेश जारी करना होगा वह करे। अगर मजिस्ट्रेट ऐसी सूचना पर संज्ञान लेकर पुलिस को मामले की जांच करने की रिपोर्ट देने की मांग करते हैं तब थाने के पुलिस पदाधिकारी अभियुक्त को बिना गिरफ्तार किए हुए बाकी सारी प्रक्रिया कर सकते हैं जो पुलिस अधिकारी को किसी मामले की जांच करने की शक्ति दिया गया है। इसके बाद आता है धारा 175 संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। धारा 175 पुलिस अधिकारी को संज्ञेय अपराध की जांच करने की शक्ति देता है। धारा 175 कहता है, जब पुलिस अधिकारी को संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होती है तो मजिस्ट्रेट के आदेश का इंतजार किए बिना मामले में गिरफ्तार की जांच पड़ताल करना होगा। और धारा 175(3) के अनुसार धारा 173 के तहत किसी व्यक्ति का सूचना दर्ज नहीं किया गया है, ऐसा व्यक्ति मजिस्ट्रेट से सूचना दर्ज करने का अनुरोध करता है तो मजिस्ट्रेट मामले की जांच या एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे सकता है। इसके बाद आता है धारा 176 अन्वेषण के लिए प्रक्रिया। यदि पुलिस स्टेशन के पुलिस पदाधिकारी को सूचना या संदेह का कारण है कि ऐसा अपराध किया गया है जिसका जांच करने के लिए धारा 175 के तहत सशक्त है तो अपराध की रिपोर्ट उस मजिस्ट्रेट को भेजेगा जो उस स्थानीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार बनाया गया है। यदि आवश्यक हो तो अपराधी का पता करने और उसकी गिरफ्तारी के लिए उस स्थान पर जाएगा। परंतु ऐसा अपराध जो किसी व्यक्ति का नाम लेकर सूचना दर्ज कराई गई है और मामला गंभीर नहीं है तब यह जरूरी नहीं है कि पुलिस पदाधिकारी ऐसे अपराध के स्थल पर जाए, अपराध की जांच पड़ताल करे। अगर ऐसा नहीं जरूरत है तो इस बात की जानकारी मजिस्ट्रेट को पाक्षिक दैनिक डायरी के माध्यम से भेजना होगा। पाक्षिक दैनिक डायरी का मतलब होता है 14 दिन में एक रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, उसमें ये बातें बताना होगा कि मामला गंभीर नहीं है, इसमें जांच पड़ताल करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए हमने इसमें जांच पड़ताल नहीं किया है।
इसके बाद आता है धारा 177, रिपोर्ट कैसे दी जाएगी। तो धारा 176 के तहत मजिस्ट्रेट को भेजने वाला रिपोर्ट पुलिस अधिकारी के वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से भेजा जाएगा। इसके बाद आता है धारा 178, अन्वेषण या प्रारंभिक जांच करने की शक्ति। जब मजिस्ट्रेट को कोई रिपोर्ट प्राप्त होता है तो धारा 176 के तहत जांच का आदेश दे सकता है। मामला गंभीर किस्म का है तो तुरंत कार्रवाई कर सकता है या अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को कार्रवाई करने के लिए नियुक्त कर सकता है। इसके बाद आता है धारा 179 यानी सेक्शन 179, साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। धारा 179 सेक्शन 179 ये कहता है कि कोई पुलिस अधिकारी किसी अपराध की जांच कर रहा है और ऐसे किसी व्यक्ति को जो सूचना दिया है या अपराध के बारे में जानता है अपने समक्ष हाजिर होने का लिखित आदेश भेज सकता है। ऐसा व्यक्ति हाजिर होगा, परंतु किसी पुरुष जो 15 वर्ष से कम उम्र का है या 60 वर्ष से अधिक उम्र का है या किसी महिला या किसी मानसिक या शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति या गंभीर बीमारी से ग्रस्त है तो ऐसे व्यक्ति को उनके निवास स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बुलाया जाएगा। किसी व्यक्ति को अपने निवास स्थान से भिन्न स्थान पर बुलाया जाता है तब उस व्यक्ति को सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का खर्चा पुलिस अधिकारी को दिलाना होगा। इसके बाद आता है धारा 180, पुलिस द्वारा साक्ष्यों की परीक्षा। कोई पुलिस अधिकारी जो अपराध की जांच कर रहा है उस अपराध के बारे में जो भी व्यक्ति परिचित है उससे मौखिक बयान दर्ज कर सकता है। व्यक्ति ऐसा सवाल जो उसे अपराधी बना सकता है या उसके ऊपर आरोप साबित हो सकता है जवाब नहीं दे सकता। बाकी सारे सवालों का जवाब देना अनिवार्य है। महिलाओं से जुड़ा अपराध है जैसे छेड़खानी या दुष्कर्म के मामले की बयान महिला पुलिस पदाधिकारी दर्ज करेगी। इसके बाद आता है धारा 181, पुलिस को किया गया कथन और उसका उपयोग। किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष किया गया कथन को लेखबद्ध किया जाता है तो कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया जाएगा और ऐसा कथन जांच या विचारण के सिवा किसी भी प्रयोजन में उपयोग नहीं किया जाएगा। पुलिस अधिकारी के समक्ष किया गया कथन भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 148 के तहत न्यायालय में खंडन करने के लिए किया जाएगा, यानी कथन करने वाले व्यक्ति को याद दिलाने जाएगा, इसके अलावा उसका कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। इसके बाद आता है धारा 182, कोई उत्प्रेरणा न दिया जाना। कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति का बयान दर्ज कर रहा है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 22 के तहत कोई उत्प्रेरणा, धमकी, वचन न देगा, न करेगा तथा न दिलवाएगा और न करवाएगा। इसके बाद आता है धारा 183, संस्वीकृतियों और कथनों को अभिलिखित करना। कोई मजिस्ट्रेट जिसे किसी अपराध किए जाने के बारे में सूचना दर्ज किया है या उस मामले की अधिकारिकता हो या न हो, इस अध्याय या किसी अन्य कानून के तहत किसी जांच के दौरान या तत्पश्चात जांच या विचारण प्रारंभ होने से पूर्व किसी समय अपने से की गई संस्कृति या कथन को दर्ज कर सकता है। परंतु कोई संस्कृति अपराधी के द्वारा किया जा रहा है तो उसके वकील की उपस्थिति में ऑडियो वीडियो के माध्यम से दर्ज किया जा सकेगा। मजिस्ट्रेट संस्कृति दर्ज करने के से पहले संस्कृति करने वाले को समझाएगा कि संस्कृति करने के लिए बात नहीं है, अगर संस्कृति करते हैं तो तुम्हारे खिलाफ उपयोग में लाई जा सकती है। ऐसी बातें मजिस्ट्रेट साहब उस अभियुक्त व्यक्ति से कहेंगे। संस्कृति किसी अभियुक्त व्यक्ति की परीक्षा धारा 316 के तहत किया जाएगा। संस्कृति करने वाले व्यक्ति से हस्ताक्षर किए जाएंगे और मजिस्ट्रेट ऐसे अभिलेख के नीचे निम्नलिखित भाव का एक ज्ञापन लिखेंगे, जैसे कि मैंने डैश नाम को समझा दिया कि संस्कृति करने के लिए बाध नहीं है और यदि वह ऐसा करता है तो उसके विरुद्ध साक्ष्य में उपयोग में लाई जा सकती है और मुझे विश्वास है संस्कृति स्वेच्छा से दिया गया है। ये मेरी उपस्थिति और सुनते लिखी गई है और जिस व्यक्ति ने संस्कृति किया है उसे पढ़कर सुना दी गई है, उसने सही होना स्वीकार किया है और इसके द्वारा किया गया कथन का पूरा और सही वृत्तांत इसमें है और नीचे मजिस्ट्रेट साहब अपना हस्ताक्षर करेंगे। भारतीय न्याय संहिता की धारा 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 124 के तहत उस व्यक्ति का जिसके विरुद्ध अपराध किया गया है पुलिस के द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाता है तो मजिस्ट्रेट कथन दर्ज करेगा, परंतु ऐसा कथन महिला मजिस्ट्रेट द्वारा और उसकी अनुपस्थिति में पुलिस मजिस्ट्रेट द्वारा महिला की उपस्थिति में दर्ज किया जा सकेगा। इससे आगे इस धारा में कहा गया है कि यह और कि ऐसा अपराध जो 10 वर्ष या उससे अधिक कारावास या आजीवन या मृत्युदंड से दंडित है पुलिस अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाता है तो कथन दर्ज करेगा। इसके बाद आता है धारा 184, बलात्कार के पीड़ित व्यक्ति की चिकित्सीय परीक्षा। तो धारा 184 कहता है कि कोई पुलिस अधिकारी के द्वारा दुष्कर्म या दुष्कर्म करने के प्रयत्न करने की अपराध की जांच
कर रहा है तो उस महिला को 24 घंटे के अंदर चिकित्सा विशेषज्ञ से परीक्षा के लिए लेकर जाएगा या भेजेगा। वह चिकित्सा विशेषज्ञ जिसके पास महिला लाई या भेजी गई है बिना किसी विलंब के उसके शरीर की परीक्षा करेगा और एक परीक्षा रिपोर्ट तैयार करेगा तथा वह निम्नलिखित ब्यौरा देगा, जैसे सबसे पहला महिला और लाने वाले व्यक्ति का नाम पता लिखेगा, दूसरा महिला की आयु लिखेगा, तीसरा डीएनए प्रोफाइल करने के लिए महिला के शरीर से ली गई सामग्री का वर्णन करेगा, चौथा महिला के शरीर पर क्षति के यदि कोई चिन्ह है इसके बारे में बताएगा, पांचवा महिला की साधारण मानसिक दशा क्या है इसके बारे में बताएगा, छठा उचित और ब्यौरे सहित अन्य जानकारी भी देगा। परीक्षा के लिए महिला की सहमति या उसके द्वारा ऐसी सहमति देने के समक्ष व्यक्ति को भी नाम दर्ज किया जाएगा कि किसने सहमति दिया है, महिला ने दिया है या जो व्यक्ति लेकर आया है उसने सहमति दिया। रिपोर्ट में परीक्षा प्रारंभ और समाप्त करने का भी सही समय दर्ज किया जाएगा। इसके बाद आता है धारा 185 पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी। तो धारा 185 कहता है कि जब कभी पुलिस अधिकारी को जांच के समय यह लगता है कि कोई चीज किसी जगह छुपाई गई है या रखी गई है तो अपनी पुलिस डायरी में इस बातों को दर्ज करके उस स्थान या व्यक्ति का तलाशी कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए किसी अपराध में रिवॉल्वर का इस्तेमाल किया गया है और ऐसा रिवॉल्वर अपराधी अपने दोस्त के घर पर रखवा देता है, छुपा देता है, तो पुलिस पदाधिकारी अपराधी के दोस्त के घर जाकर तलाशी कर सकता है। तलाशी से संबंधित प्रक्रिया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के धारा 103 के तहत किया जाएगा। इसके बाद आता है धारा 186 पुलिस थाने का भारसदक अधिकारी कब किसी अन्य अधिकारी से तलाशी वारंट जारी करने की अपेक्षा कर सकता है। तो धारा 186 कहता है कि कोई पुलिस अधिकारी अपराध की जांच कर रहा है और उसको लगता है कि किसी दूसरे थाने के अधिकारिकता में तलाशी करना है, तब उस थाने के पुलिस इंचार्ज से तलाशी करवाने का अपेक्षा कर सकता है। ऐसा पुलिस इंचार्ज स्वयं अपने थाने की सीमाओं के अंदर ऐसी तलाशी करवा सकता है। यदि जांच करे पुलिस अधिकारी को लगता है कि जब तक दूसरे थाने से संपर्क किया जाएगा तब तक बहुत देर हो जाएगा, तब पुलिस दूसरे थाने की अधिकारिकता रखने वाले स्थान में जाकर तलाशी कर सकता है। लेकिन ऐसी तलाशी का स्थानीय थानों से तलाशी का सूचना तत्काल देना होगा, यानी जब दूसरे थाने में अब जाते हैं तो तत्काल उनको इन्फॉर्म करना होगा, उनको बताना होगा कि हम यहाँ पे तलाशी करने आए और स्थानीय मजिस्ट्रेट को तलाशी का प्रतिलिपि भी भेजना होगा। इसके बाद आता है धारा 187 जब 24 घंटे के अंदर अन्वेषण पूरा नहीं किया जा सकता है तब प्रक्रिया क्या होगा। तो जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में रखा गया है और यह प्रतीत होता है कि जांच 24 घंटे में पूरा नहीं होता है, जो कि धारा 58 में बताई गई है, तब व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाएगा। जब किसी मामले की जांच 24 घंटे में पूरा नहीं हो सकता तब पुलिस मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त को पेश करते समय अभिरक्षा की मांग कर सकता है। मजिस्ट्रेट तथ्यों परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त को भेज सकता है, मगर ऐसी अभिरक्षा अधिकतम 15 दिन तक का होगा। या मजिस्ट्रेट को लगता है कि अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा सकता है, भेजा जाना चाहिए, तो मजिस्ट्रेट अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेज सकता है। किसी अभियुक्त व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद न्यायिक अभिरक्षा में रखा जाता है तब ऐसा निरोध कुल मिलाकर 90 दिन का होगा। अगर मामला मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष की अवधि या अधिक के लिए जेल से दंडनीय है, या कुल मिलाकर 60 दिन का होगा जहां जांच किसी 10 वर्ष से कम के लिए जेल से दंडनीय है। 90 या 60 दिन की अवधि की समाप्ति पर यदि अभियुक्त जमानत देने के लिए तैयार है तो छोड़ दिया जाएगा। कोई व्यक्ति समन मामले में 6 महीने तक जेल में है और ऐसे मामलों में जांच पूरी नहीं होती है तो वह व्यक्ति मजिस्ट्रेट से अनुरोध करके जेल से छूट सकता है। इसके बाद आता है धारा 188 अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण की रिपोर्ट। तो धारा 188 कहता है कि जब किसी मामले की जांच किसी अधीनस्थ पुलिस अधिकारी के द्वारा किया जा रहा है तब वह जांच की रिपोर्ट थाने के पुलिस इंचार्ज को करेगा। यानी किसी पुलिस पदाधिकारी को किसी मामले की जांच पड़ताल करने की उनको अधीनस्थ बनाया गया कि आप जांच पड़ताल कर दो, किसी की छुट्टी में, किसी की ड्यूटी में, तो वो जो रिपोर्ट करेंगे वो पुलिस थाने के जो SHO होते हैं उनको रिपोर्ट करेंगे, उनको बताएंगे, फिर वो आगे की जो कार्रवाई होगा वो थाने के जो प्रभारी होंगे, जो इंचार्ज होंगे, जो SHO होंगे, वो आगे की प्रक्रिया वो करेंगे। इसके बाद आता है धारा 189 सेक्शन 189 जब साक्ष्य पर्याप्त हो तब अभियुक्त का छोड़ा जाना। सेक्शन 189 कहता है कि किसी अपराध की जांच पुलिस अधिकारी द्वारा किया जा रहा है
और पुलिस अभियुक्त को गिरफ्तार करके थाने पर लाती है। पुलिस द्वारा मामले की जांच करते हुए लगता है कि मामले में पर्याप्त सबूत नहीं है तो अभियुक्त को जमानत पत्र भरवाकर छोड़ दिया जाए। और पुलिस पदाधिकारी अभियुक्त को सूचित करेंगे कि जब जब थाने पर बुलाया जाएगा तब तक थाने पर हाजिर होना होगा। कोर्ट में हाजिर होने के लिए कोर्ट में बुलाया जाता है तो समय समय पर हाजिर होना होगा। इसके बाद आता है धारा 190। जब साक्ष्य पर्याप्त है तब मामले का मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाएगा। तो धारा 190 कहता है कि जब पुलिस पदाधिकारी को जांच में पर्याप्त सबूत मिलता है तो मजिस्ट्रेट के पास सबूत के साथ भेज देगा। मजिस्ट्रेट के पास सबूत पहुंचने के बाद मामला जमानती है तो व्यक्ति को जमानत पत्र भरवाकर छोड़ दिया जाएगा, नहीं तो उस व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाएगा। इसके बाद आता है धारा 191। परिवादी और साक्षियों से पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा न किया जाना और उनका आरोप न किया जाना। तो धारा 191 कहता है कि किसी परिवादी या साक्षी जो कोर्ट में जा रहा है पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा नहीं की जाएगी, न अनावश्यक अवरोध किया जाएगा या असुविधा पहुंचाई जाएगी। इसके बाद आता है धारा 192। अन्वेषण में कार्रवाइयों की डायरी। तो धारा 192 कहता है कि प्रत्येक पुलिस अधिकारी अध्याय 13 के तहत किसी अपराध की जांच कर रहा है। जांच में की गई कार्रवाई को दिन प्रतिदिन एक डायरी में लिखना होगा, जिसमें वह समय जब सूचना मिली, जांच आरंभ किया गया, समाप्त किया गया, वह स्थान या वे स्थान जहां वह गया और जांच परिस्थितियों का विवरण उस डायरी में होगा। धारा 180 के तहत गवाहों का कथन लिखा जाएगा। डायरी जिल्द रूप में होगी और पृष्ठ संख्या अंकित रहेगा। दंड न्यायालय जांच या विचारण के अधीन डायरियों की मांग कर सकता है। इसके बाद आता है धारा 193। अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट। तो धारा 173 से धारा 192 की सारी प्रक्रिया का अंत धारा 193 में होता है। इसका मतलब है कि सारी जांच की बातें धारा 193 के तहत कोर्ट में चलान चार्जशीट पेश करना है। चलान चार्जशीट इसलिए बोल रहा हूँ, कोई व्यक्ति इसको चलान कहता है, कोई इसको चार्जशीट कहता है, तो आप लोग इस बात को समझ सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4, 6, 8, 10 के तहत सूचना दर्ज होने से 60 दिन के अंदर चलान चार्जशीट पेश करना होगा। जैसे जांच पूरी होगी वैसे ही पुलिस थाने का पदाधिकारी पुलिस रिपोर्ट उस अपराध की संज्ञान करने वाले सशक्त मजिस्ट्रेट को राज्य सरकार के द्वारा विहित प्रारूप में, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम भी है, एक रिपोर्ट भेजेगा जिसमें निम्नलिखित बातें लिखी गई होगी। सबसे पहला पक्षकारों का नाम होगा, दूसरा सूचना का स्वरूप होगा, तीसरा मामलों की परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होने वाले व्यक्तियों का नाम होगा, चौथा क्या कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है, यदि किया गया प्रतीत होता है तो किसके द्वारा किया गया है, पांचवा क्या अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, छठा क्या अभियुक्त पनपत या जमानत पर छोड़ा गया है, सातवां क्या अभियुक्त धारा 190 के तहत अभिरक्षा में भेजा गया था, आठवां भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71 के मामलों में क्या महिला की चिकित्सा रिपोर्ट संलग्न किया गया है। नौवां है इलेक्ट्रॉनिक युग की दशा में अभिरक्षा का अनुक्रम जो भी होगा वो किया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं धारा 194, आत्महत्या आदि पर पुलिस का जांच करना और रिपोर्ट देना। तो धारा 194 कहता है कि किसी थाने के क्षेत्र में किसी व्यक्ति की आत्महत्या या जीव जंतु द्वारा या किसी यंत्र द्वारा या दुर्घटना द्वारा मारा गया है तो ऐसी घटना की सूचना पुलिस थाने की एसएचओ को मिलता है, तब पुलिस थाने का एसएचओ कार्यपालक मजिस्ट्रेट को तत्काल उसका सूचना देंगे। ऐसे मृत शरीर की वहां उपस्थित दो व्यक्तियों के सामने जांच करना होगा। मृत्यु के कारणों का रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें घावों, अस्थिभंगों, अन्य चिन्हों का वर्णन होगा। वहां उपस्थित दो व्यक्तियों का हस्ताक्षर करवाकर जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट को 24 घंटे के भीतर तत्काल भेज दी जाएगी। और जब मामला महिला के शादी के 7 वर्षों के भीतर आत्महत्या की है या मामला महिला की शादी के 7 वर्ष के भीतर ऐसी परिस्थितियों में मृत्यु हुई है या संदेह है कि किसी व्यक्ति ने हत्या किया है या मामला महिला के शादी के 7 वर्ष के भीतर मृत्यु से संबंधित और महिला ने किसी नातेदार का नाम लिया है या मृत्यु के कारणों का कोई संदेह है या कोई अन्य कारण है, ये सारी चीजों का रिपोर्ट तैयार करना होगा और ऐसे मृत शरीर का पोस्टमार्टम तत्काल किया जाएगा। इसके बाद आता है धारा 195, व्यक्तियों को समन करने की शर्त। तो धारा 194 के तहत मामले की जांच करने के लिए किसी व्यक्ति के ऊपर संदेह होता है तो पुलिस पदाधिकारी ऐसे व्यक्ति को समन कर सकता है।
इसके बाद आता है धारा 196। इस वीडियो का अंतिम धारा, मृत्यु के कारण की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच। तो धारा 196 कहता है कि जब मामला किसी महिला के शादी के 7 वर्षों के भीतर आत्महत्या या संदेह के कारणों की वजह से है, तो पुलिस अधिकारी के जगह मजिस्ट्रेट मामले की जांच करेगा तथा मजिस्ट्रेट के पास वह सारी शक्ति होगी जो किसी मामले की जांच करने लायक होता है। कोई व्यक्ति मर जाता है या गायब हो जाता है या किसी महिला के साथ बलात्कार किया गया अभी कथित है, महिला पुलिस या जांच कर रहे पुलिस अधिकारी के साथ मजिस्ट्रेट के द्वारा भी जांच किया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करते जाओ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो के बारे में अपना महत्वपूर्ण विचार कमेंट बॉक्स में कर दो। आपको वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।